नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप का करेंगे उद्घाटन। 21 से 25 मार्च तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर से पुलिस बलों की 33 टीमें लेंगी भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों के एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, प्रदेश में आगामी वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों के युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट किए जाएंगे वितरित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मियों की हड़ताल और उससे जनमानस को हुए नुकसान पर की तीखी टिप्पणी। कहा, हड़ताली कर्मियों से क्यों ना हो नुकसान की भरपाई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराने के दिए निर्देश। आलू, गेहूं, सरसों, अरहर की फसलों को हुआ नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। 21 से 25 मार्च तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और केंद्र शासित पुलिस बल की 33 टीमों के 1368 खिलाड़ी भाग लेंगे। चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत को उच्च प्रदर्शन करना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवा एवं मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के माध्यम से देश में खेल एवं खेल भावना का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सांसद खेल महाकुंभ सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। को आगे बढ़ाने के लिए, एकता और एकात्मता के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए आवश्यक है, उन सब को भी हमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया, खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। युवक एवं मंगल दलों के खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार आगामी वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों के युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने का सफल प्रयास करेगी और साथ ही लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में युवक एवं महिला मंगल दलों को 15,000 स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन मंगल दलों की ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका की सराहना भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मुझे विश्वास है अगले वर्ष तक हम सभी ग्राम पंचायतों को स्पोर्ट्स किट एक बार उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे और फिर अन्य जिन गांवों में नहीं मिल पाया है या उन्हें किसी अन्य स्पोर्ट्स किट की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी एक निश्चित धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी इन सभी रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु अपनी अपनी ग्राम पंचायत को बनाएंगे। हमारा गांव स्वच्छ भी हो, सुंदर भी हो, स्मार्ट विलेज ही नहीं बल्कि वो स्मार्ट दिखना भी चाहिए, हर एक गतिविधि में दिखना चाहिए। इस दिशा में आप सब प्रयास करेंगे इस विश्वास के साथ। आज जिन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध हो रहा है उन सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर पुलिस एवं पीएससी की विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बनने वाली पुलिस लाइंस को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए और इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में एक म्यूजियम भी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक पुलिस लाइन में शहीद स्मारक के निर्माण की कार्यवाही करने, पुलिस लाइंस में सेफ सिटी परियोजना के लिए स्थान देने की बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में स्थापित हो रहे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए, जहां जनपद गोरखपुर, लखनऊ तथा बदायूं में स्थापित हो रही पीएससी महिला बटालियन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पीएससी द्वारा बिजनौर से वाराणसी तक नौकाओं से गंगा यात्रा का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में प्रथम चैत्र नवरात्रि के दौरान महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किए जाने के लिए भी चर्चा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मियों की हड़ताल और उससे जनमानस को हुए नुकसान पर तल्ख टिप्पणी की है, जहां जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के आचरण की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने सरकार से ये प्रश्न भी उठाया कि जब 600 एफआईआर दर्ज की गई है और वारंट जारी किए गए तो कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। जमानती वारंट पर हड़ताली कर्मचारी नेता कोर्ट में पेश हुए और जनता को हुई परेशानी पर अफसोस भी जताया। जहां प्रदेश में पिछले 65 घंटों से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिससे राज्य सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने 3 चरणों में सुनवाई की। कोर्ट में कर्मचारी नेताओं की ओर से अंडरटेकिंग नहीं दी गई कि भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिजली हड़ताल का मामला गंभीर है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों के वेतन से नुकसान की भरपाई किए जाने पर भी चर्चा की। प्रदेश में 4 दिन पहले से मौसम में एकाएक बदले रुख के कारण किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विभिन्न जिलों में खेतों से बिछी गेहूं की फसल, सरसों और अरहर पानी में डूब गई है। इसी के चलते सीएम योगी ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, राजस्व और राहत आयुक्त के साथ बारिश और ओलावृष्टि को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पिछले 2 दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का आकलन कर त्वरित मदद करने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात राहत आयुक्त प्रभु एन सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां राहत आयुक्त ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के फसल के नुकसान का आकलन कल तक कर लिया जाएगा और उसके तुरंत पश्चात ही प्रभावित किसानों को मदद उपलब्ध करा दी जाएगी। उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि जितने भी डैमेज है प्रकरण उसके तत्काल उसकी भुगतानी कार्रवाई की जाए। जो अपडेटेड स्टेटस है, पहले जो आईएमडी का हमारा पूर्वानुमान था वह ऑलरेडी जिलों को बता दिया गया था और जो लेटेस्ट उनका डाटा है कल के बाद से फिर बारिश की आशंका नहीं है। जो डैमेज इस बीच है वो लगभग टोटल यूपी के 7 जिले, कुछ बुंदेलखंड के जिले हैं, कुछ पूर्वांचल के जिले हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास, प्रयागराज में, महोबा, ललितपुर, ऐसे जगहों में जहाँ छोटी छोटी जहाँ भी हुई है पोर्टल को खोल दिया गया है। जिलाधिकारी ऑलरेडी सब लोग खुद अच्छा काम करते हैं, उनको बता दिया गया है। जो भी पोर्टल पे अपलोड करेंगे उसको यहाँ से ऑनलाइन पैसा चला जाता है और यह निर्देश है कि तुरंत पैसा वितरित कर दिया जाए। अभी भी चल रही है ना। एक बार जब आपदा होती है, जो भी जिस तरह का डैमेज है, जैसा मैंने कहा कल तक अभी बारिश का और संभावना है, तो उसमें जहाँ भी उसको कैलकुलेट करके मोटा मोटी 1.5 से 2 करोड़ का आकलन अभी सिर्फ और सिर्फ ललितपुर ने बताया है। इसके अलावा बाकी जनपद भी कर रहे हैं। कल शाम तक टोटल क्लियर हो जाएगा, परसों तक हम खाते में पैसा दे देंगे। ये कार्रवाई यहाँ से की जाएगी।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मथुरा जनपद में हुई बारिश के कारण 40% से अधिक फसल खराब हो गई है। बीते 48 घंटों में हो रही बारिश के कारण आलू, गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिले भर के गांव और धर्मपुरा, छाता, बलदेव, चौमुहा, शेरगढ़, टेटी गांव, बाजना, राधाकुंड क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जहां जनपद में 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं और करीब 55,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई थी। जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीमों के साथ फसल में खराबे का सर्वे करना शुरू कर दिया है, जहां भदोही में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं चिंतित है। बारिश बेमौसम बारिश हुई और इतनी तेज बारिश हुई और ओले पड़े कि गेहूं की सारी फसल बर्बाद हो गई। जिन गेहूं की फसल पक चुकी है वो तो मान लीजिए 30% है, लेकिन जो फसल एकदम हरी है और गिर गई है उसके बाद ओले पड़े हैं वो 70% नुकसान हो जाएगी। अब उसमें दाने पड़ने की संभावना घट जाती है। जिसमें फूल लगा हुआ है वो भी सब बर्बाद हो जाएगी। फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बहुत ही ओलावृष्टि भी हुई है और भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसके चलते गेहूं नीचे है और पानी ऊपर है, इतना हाल है और किसान का बहुत ही बुरी स्थिति है। कुछ सरकार इसमें कदम उठाए और सरकार किसान के लिए मुआवजा करे, जिससे कि किसान अपना महंगा खाद लेकर के और महंगी सारी दवाइयाँ लेकर के फसल बोता है। इसलिए उसे सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस पर सरकार कुछ ना कुछ काम अवश्य करे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बारिश और ओला की वजह से जिन जिन जिलों के किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। मुख्य तौर पर ललितपुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर और अंबेडकर नगर के किसानों को प्रदेश की सरकार क्षतिपूर्ति देगी। उसका आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर भुगतान होगा। वहीं यूपी में हुई बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने से जिन 10 किसानों की खेतों में मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। आज से किसानों के परिजनों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने लगेगा। इसके अलावा 9 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह किसानों की क्षति का उचित मुआवजा प्रदान करें। बेमौसम बारिश होने के नाते के कारण 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति जो है वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब उस दुखी हैं इस अकाल मृत्यु से। लेकिन उस ऐसे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत किसान हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को सहायता दिए जाने का निर्णय किया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनके खातों में 4-4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को भेजे जाएं। तो आज से वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 4 जनपदों के भीतर कार्यों ने दी है, उस संदर्भ में भी उसका परीक्षण कराया जा रहा है और खास ये विशेष रूप से जो ललितपुर, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में, तो वहाँ जो क्षति का आकलन होगा उसके आधार से उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसान भाइयों के साथ है और उनको हर संभव सहायता करने के लिए जो मापदंडों के भीतर है उसको कर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन के बाद सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया। हमले में दूतावास के भवन को नुकसान पहुंचा है। इस घटना पर अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दोषियों पर अविलंब कार्यवाही की मांग की है। घटना का संज्ञान लेते हुए फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के पदाधिकारियों ने लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में हुई घटना
पर हैरानगी जताई है। कुछ कट्टरपंथी अलगाववादियों ने इन भारतीय मिशनों पर हमले किए हैं, इनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। जहां भारतीय समुदाय के नेता अजय भुटोरिया ने खालिस्तान समर्थकों के उग्र प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भारतीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में हम कई बार मिले और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र और रूस के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों ने न्यू इंडो पैसिफिक प्लान और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने की भी बात कही। देखेंगे कि जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से संबंधों को कैसे नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच की ये गर्मजोशी बता रही है कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय लिखा जा रहा है। भारत के दौरे पर पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ पहले मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, कौशल विकास में सहयोग जैसे तमाम एजेंडे पर बात हुई। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि ये यात्रा क्यों इतनी अहम है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। ये संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, MSME, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। Japan serves the presidency of G7 and India G20. I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी भारत यात्रा पर सुबह दिल्ली पहुंचने पर किशिदा का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया। इसके बाद किशिदा राजघाट गए, वहां महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किशिदा फुमियो ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री किशिदा की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब जापान G7 की अध्यक्षता और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जाहिर है दौरा बेहद अहम है और इसके जरिए दोनों देश महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने की राह आसान बना रहे हैं।
संसद में पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है। सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही नहीं चल पाई, जहां स्पीकर ने विपक्ष से अपील की कि सदन में तख्तियां लाना बंद करें और सदन को सामान्य रूप से चलने दें। यहां तक लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह अपने चैम्बर्स में भी विवाद को बातचीत से हल करने के लिए तैयार, लेकिन इसके बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। वहीं राज्यसभा में नियम 267 के तहत सभापति को हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेसीपी से जांच की मांग को लेकर कार्य स्थगन को 14 नोटिस मिले। उच्च सदन में भी हंगामा जारी रहा, जहां नतीजा ये रहा कि दोनों सदन पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। राहुल गांधी के विदेश में विवादास्पद बयान पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसद के भीतर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। एडीजे 6 कोर्ट में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले केस में सुनवाई के बिंदु पर सोमवार को यानी कल फैसला आना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट की रूलिंग न्यायालय में पेश की, इसलिए न्यायालय ने सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख लगा दी। इस अपील पर एडीजे सिस्टम की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम हाजिर हुए। उनके द्वारा अदालत में बहस की गई। इसका जवाब पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता राजकुमार अग्रवाल ने दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने ईदगाह का सर्वे कराए जाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। महेंद्र प्रताप ने याचिका में कहा कि कुछ लोग गुपचुप तरीके से ईदगाह परिसर का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही पुराने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी अमीन की मदद से परिसर का भौगोलिक सर्वे कराए जाने की मांग की। मामले में एडीजे 6 महोदय के यहाँ इसकी सुनवाई हुई है और हमारी तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से इसमें बहसें पूरी हो चुकी हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख इसमें आदेश के लिए नियुक्त की गई थी और जिसमें हमारा विशेष रूप से कहना है, रिवीजन हमने विशेष रूप से हमने प्रार्थना की थी कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, वहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जितने भी तथ्य हैं सब रिकॉर्ड में आने चाहिए, जिससे कि उसकी वस्तुस्थिति क्लियर हो सके। आज न्यायालय के द्वारा आदेश में नियुक्त की गई थी, लेकिन न्यायालय ने अपनी व्यस्तता के चलते यानी किसी कारण से इसमें अग्रिम तारीख 25 मार्च निर्धारित की आदेश में। 25 तारीख को इसमें आदेश आएगा और 25 तारीख को ही ये क्लियर हो जाएगा कि लोअर कोर्ट को पत्रावली भेजी जाएगी, किस आदेश के साथ भेजी जाएगी, या तो कोर्ट कमीशन के साथ भेजी जाती है या पोषणिता के लेकर भेजी जाती है। ये 25 तारीख को कर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का अंतिम समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने लक्ष्मी देवी व 4 अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। मामले पर याची अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के प्रभाव की जानकारी के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कथित शिवलिंग में बिना किसी छेड़छाड़ के कार्बन डेटिंग जांच की जानकारी मांगी थी और साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन केस के इस याचिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेने का समय दिया था। मामले पर कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी कार्बन डेटिंग जांच की जाए, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। आज जब ये मुकदमा लगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील ने एक एप्लीकेशन दाखिल की, जिसके माध्यम से उन्होंने 3 महीने का और टाइम मांगा था, जिसका हमने अपोज किया। उस अपोज को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और इन्हें आखिरी मौका दिया, आखिरी अपॉर्चुनिटी दी, 10 दिन का समय दिया कि आप अपना एक विस्तृत जवाब दाखिल करें, जिसमें आप ये बताएं कि कोई ऐसी विधियां हैं जिसमें कि शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी एज को डिटरमाइन किया जा सकता है या नहीं, और भी कोई कार्बन डेटिंग के अलावा और भी कोई विधियां जो एडवांस टेक्निक्स हैं जिसमें बिना छुए ही उसकी स्कैन करके ही कर दी जाती हैं। तो इस तरह की अगर कोई विधियां हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाएं। इसमें 5 तारीख अगली डेट निर्गत की गई है और ये जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की एकल पीठ में मुकदमा लगा।
सोमवार को जनपद हापुड़ पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर थाना देहात में पहुंचने के बाद राज्यपाल ने छात्राओं से भी बातचीत की। राज्यपाल ने नगर में स्थित एसएसवी पीजी कॉलेज में 65 किलोवाट सोलर पावर एवं बायोमेट्रिक मशीन का लोकार्पण किया। वहीं राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के बारे में भी छात्रों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केजी से पीजी तक प्रवेश की स्थिति बढ़ानी होगी। उन्होंने टीबी की रोकथाम के लिए रोगियों को गोद लेने का आह्वान भी किया। इतने सालों के बाद बहुत कठोर परिश्रम करके देश की 130 करोड़ की आबादी के सुझाव लेकर ये नई शिक्षा नीति, नई पॉलिसी शिक्षा की हमारे सामने आई है। और इसमें बच्चे जो चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो उसको मिलना चाहिए। ये इसमें केंद्र में रखा गया है। यदि बच्चा चाहता है कि मुझे 1 साल का ही अभ्यास करना है और बाद में चले जाना है और कुछ काम करने के लिए, तो 1 साल का सर्टिफिकेट उसको मिलना चाहिए। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है, पहले वो नहीं था। जौनपुर में प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वर्ष 2022-23 के लिए कुल 7 अरब 31 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट के अनुमोदन के लिए प्रभारी मंत्री और समिति के सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिस पर सभी ने सहमति प्रदान की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन, सड़कों को गड्ढा मुक्त न किए जाने की नाराजगी भी व्यक्त की। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में जनपद के विकास के लिए कुल 7 अरब 31 करोड़ 20 लाख शासन ने निर्धारित किए हैं। देखिए, आपको मैंने जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करना था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को छत मिल जानी चाहिए। उस ओर आपको दिखाई देता है कि हम हर वर्ष अपने ही सीमा को क्रॉस करके जनहित में बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में अधिक धन आवंटित करके अच्छे जौनपुर के विकास का काम न किया जा रहा हो। तो लगभग सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है। ईट राइट इंडिया अभियान के तहत बहराइच के एक रिसोर्ट में आयोजित विशाल ईट राइट मेले का महामंडलेश्वर रवि गिरी जी महाराज के मंत्रोच्चारण के बीच सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोड़ ने उद्घाटन किया। मेला स्थल पर ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी और कुट्टू इत्यादि मिलेट्स आधारित सजाए गए, जहां 38 स्टॉलों का अवलोकन पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाजों से तैयार किए गए सुपर फूड्स का आनंद लिया गया। जहां मेले में आए हुए अतिथियों को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र भेंट का स्वागत किया गया। ईट राइट मेले को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मोटे अनाज सेहत के लिए रामबाण है। इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। ये ईट एंड राइट वाला। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप का करेंगे उद्घाटन। 21 से 25 मार्च तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर से पुलिस बलों की 33 टीमें लेंगी भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों के एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, प्रदेश में आगामी वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों के युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट कराए जाएंगे उपलब्ध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मियों की हड़ताल और उससे जनमानस को हुए नुकसान पर की तीखी टिप्पणी। कहा, हड़ताली कर्मियों से क्यों ना हो नुकसान की भरपाई।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराने के दिए निर्देश। आलू, गेहूं, सरसों और अरहर की फसलों को हुआ है नुकसान।